अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तान की नामवर मशहूर शायरा परवीन शाकिर साहिबा की साहबजादे हैं, जो आई मस्ट से इन्होंने अपनी खुद की अलग मुनफरिद पहचान बनाई है। वैसे तो माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेस्ला जैसी कंपनी में काम भी किया, लेकिन जब वो मीडिया की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ जब आए, मैं स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगी, तो उन्होंने पहली अपनी जो शॉर्ट फिल्म जामन के दरख्त, उनको 15 इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। ना सिर्फ ये, बल्कि अभी आप जो इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं सनमास में बड़ी अमेजिंग हॉरर फिल्म दीमक, वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं। ये बड़ा जबरदस्त गिफ्ट मैं समझती हूँ हमारी आवाम को इस ईद पे उन्होंने दिया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली सैयद मुराद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद मुराद अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? गुड, अस्सलाम वालेकुम, गुड, हाउ आर यू? ईद मुबारक। खैर मुबारक। वो ईद अभी रिसेंट गुजरी है, लेकिन क्या हमें अंदाजा था, क्या पता था कि आपकी जो ईद में जो आपने गिफ्ट दिया है हमारी आवाम को दीमक की सूरत में, देखिए दीमक की सूरत में मतलब ये वैसे कहेंगे दीमक एक को गिफ्ट दे रहा हूँ तो अजीब लगता है, मैं दीमक फिल्म के गिफ्ट किया है मैंने। वेरी नाइस। ओके, मैं आप जैसे ही आप मेकअप रूम में, मैं पहला ही सवाल मेरे जहन में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि माशाल्लाह एक फिल्म लोग बड़े पसंद भी कर रहे हैं, देखने भी जा रहे हैं, और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी देखने के लिए जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि क्या सोचा था कि ये गिफ्ट हमारी आवाम को देना है, दीमक पे हॉरर फिल्म पे काम करना है, इट्स लाइक क्वाइट मुश्किल होता है, क्वाइट चैलेंजिंग आवाम को इस तरफ लेकर आना, हॉरर मूवीज का टेस्ट डेवलप करना। तो क्या जहन में था आपके लिए? इसके पसे पर्दा से बड़ी कहानी है एक थोड़ी सी। जैसे कि आप जानती हैं, मेरी वाला का नाम परवीन शाकिर है, नो डाउट, राइट। और उनकी जब वफात हुई थी मैं 14 साल का था, तो फिर उनकी वफात के बाद काफ़ी मुश्किलात सी पैदा हो गई थी। तो फिर बेनज़ीर साहिबा ने मुझे एक वजीफा दिया, डे टू डे जो एक्सपेंस होती है उनके लिए, जो सरकारी घर हमें अलॉट हुआ था वो उन्होंने मुझे दे दिया कि आप एजुकेशन तक अपने पास रखो। फिर जो मेरी स्कूल की फ़ीसें थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें थी, वो माफ़ हो गई। तो सारा मैंने सारी जो हेल्प मुझे मिली अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, मैंने याद रखी। मैंने ये हमेशा सोचा था कि जब मैं अपने आप पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा, तो किसी का मुल्क को कोई चीज़ वापस देनी थी। वेरी नाइस। तो जब मैं उस लम्हे पे पहुंचा, तो मैंने सोचा कि किस तरह ये काम करूं मैं। अब क्योंकि मेरी वादा का फ़न अदब से ताल्लुक़ था, तो मैंने सोचा कि इसी एरिया में कुछ किया जाए। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान सिनेमा को हमारी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वाई नॉट मैं इसी चीज़ में आऊँ और थोड़ी हेल्प करूँ और इसी में इन्वेस्ट करूँ। अब चूँकि मुझे हॉरर जॉनर से बड़ा शौक है, मैं बचपन से देखता आया हूँ, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ, जैसे एलियंस मूवी हो गई या चकी हो गया या एग्ज़ोर्सिस्ट हो गई। चूँकि मुझे इससे दिलचस्पी थी, मैंने सोचा कि इसी तरह की मूवी बनाई जाए। और पाकिस्तान में अमूमन हॉरर मूवीज़ बनती नहीं हैं, मुख्तलिफ तरह की बनती हैं। तो हमारी जो कौम है वो अब बाहर की फिल्मों के देख कर उनको एक क्वालिटी का हो गया है कि हमें अच्छी चीज़ देखने को है, और अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर अच्छा हो, क्वालिटी की चीज़ों को देखने जाएंगे, तो क्यों नहीं हॉरर। तो फिर मैंने अपने दोस्त से, राफे से बात की, और हॉरर मूवी का एक आइडिया निकाला और अब टीम का आपके सामने है। अच्छा, दीमक के हवाले से मैं ये भी देखी थी, मैंने प्रोमो देखे थे, उसमें ये सच पे कुछ मबनी वाकयात हैं जिस पे आपने ये स्टोरी जो है डेफिनेटली आपने प्रोड्यूस किया है, इसको इस पे काम किया है। तो क्या ये बात वाकई सच है कि हकाइक जो हैं, जो आम लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं? बिल्कुल। जो हमारी ऑथर हैं इस फिल्म की, आयशा ज़फ़र, उन्होंने बताया था कि ऐसी कहानी है। फिर उसी के ऊपर उन्होंने अपना स्क्रिप्ट लिखा, उसको फिर उन्होंने एडजस्ट किया फॉर ए फिल्म, और फिर आपके सामने ले आए। अच्छा, क्योंकि मैंने अब वही प्रोमो की बात इसलिए करी कि वो फिल्म अभी तक देखी नहीं हो, मैं जाऊंगी देखने के लिए, ज़रूर डेफिनेटली देखिएगा। हमारी सारी आवाम देखेगी। लेकिन मुझे ये भी जानना है, जो ग्राफिक्स हैं, जो चीज़ें आपने रिकॉर्डिंग की है, मुझे वाकई नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्म बनती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो काम है वो वाकई इंटरनेशनल लेवल का, जो फिल्म की जो क्वालिटी है, हर चीज़। तो इस पर आपकी टीम ने, आपने कितनी मेहनत की? हमने बहुत मेहनत की, और मैंने राफेज से और समीना जी जो हमारे पास हमारी बात चल रही थी, हमारी ये एक बात मुश्तरका थी कि क्वालिटी के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो वीएफएक्स हो, सीजीआई हो, साउंड हो, जो भी टेक्निकल चीज़ें, उन पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जितना का हम पाकिस्तान में कर सके, बिकॉज मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे किया, और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती थी वो हमने बाहर से करवाई। और कोशिश ये भी की कि जो चीज़ बाहर से हो रही है उसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो स्किल्स हैं, वो यहाँ मुंतकिल हो जाए, ताकि हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट वाले लोग हैं वो सीखें, उनको एक्सपोजर मिले कि यहाँ पे कैसे काम होता है, कि आगे जाके वो भी इस पर और मज़ीद कर सकें काम।
अच्छा, मैं दीमक की बात करना चाहूंगी। मुझे ये बताएं, कौन से ऐसे लोग हैं जो दीमक नहीं देख सकते, इस तरह से जो कोई हार्ट के पेशेंट होंगे, क्योंकि काफी मुझे वो हॉरर लगी है। तो क्या ऐसा भी है कि इतना डर और खौफ हम उस फिल्म में देख सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको हॉरर की बजाय आप कहें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ये सारे लोग देख सकते हैं। आप आए, एंजॉय करें, और ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है। आप अपनी बीवी, बहन, बेटियां सबके साथ आके देख सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रिमोट ढूंढ रहे होंगे, तो आप इंजॉय करेंगे, और बिल्कुल आइए और इंजॉय करें। कि हमारी आवाम का जिस तरह से अभी फीडबैक मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन डबल ही है कि जिसकी आप माशाल्लाह बेटे भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी आवाम आने वाले दिनों में इसी तरह मजीद फिल्में आपकी जाने को देखेंगी? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का आपने स्टार्ट में ही जिक्र लिया था कि डेफिनेटली हम मसाइल का शिकार है, फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, और आपने कहा कि मैं इसका इनिशिएटिव लूंगा, मैं इस चीज को, फिल्म इंडस्ट्री को मैं आगे लेके जाऊंगा। यू फील लाइक मजीद ऐसा ही काम आपसे मजीद देखेंगे? बिल्कुल भाई, देखें, जब ईद पे फिल्म निकली तो मैं, राफी, फैसल कुरैशी, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे सिनेमा से बाहर खड़े हो गए। और जब लोग सिनेमा से बाहर आए तो उनको सरप्राइज मिला कि भाई ये देखो भी, फिल्म के लोग हमारे इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि फिल्म कैसी लगी, तो उनको सबको बहुत पसंद आई। उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई और मुझे लगा कि मैं इस पे और काम कर सकता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई दीमक 2 क्यों नहीं बनेगी। मैंने कहा, भाई हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वेरी नाइस। तो हम एक्सपेक्ट करें दीमक 2 बाय द वे? इंशाल्लाह इस पे भी हम काम करेंगे, अगर और हौसला अफजाई हुई। तो मतलब ये कि हॉरर फिल्म्स के अलावा और कोई आपका मूड या टेस्ट है कि भाई कोई लव सीरीज या रोमांटिक फिल्म्स की तरफ आपका ध्यान है? क्योंकि देखें, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से एक सहारा दे रहे हैं और एक पिलर है, क्योंकि इस लिहाज से हमें ऐसे यंग टैलेंटेड लोगों की जरूरत भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें भी मजीद काम किया जा सकता है और हमारी इंडस्ट्री को इस बहरान से निकाला जा सकता है? क्या इतनी बड़ी वसी आप लोगों की मार्केट है कि लोग आएंगे सिनेमा घरों में और वापस वो एक रौनक होगी? बिल्कुल, मतलब मैं सिर्फ हॉरर ही में नहीं रहना चाहता। मेरा बिल्कुल इरादा है कि एक बड़ी कमर्शियल फिल्म पे भी काम किया जाए। उसमें थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है, जरा वो लंबा होगा, और मतलब It's in the pipeline, by the way. सॉरी, एक पाइपलाइन में अभी। पाइपलाइन में है, और उसमें 3-4 साल लगेंगे। ऑलमोस्ट आप समझिए मौला जट की कैलिबर का बजट Very nice. मूवी होगी। बट अगेन सारा डिपेंड करता है कि यहाँ पे हौसला अफजाई कितनी होगी। अच्छा, अगर आप एक प्रोजेक्ट 3 से 4 साल में आपने बताया कि इट्स इन द पाइपलाइन, तो आई वुड लाइक टू नो, जो दीमक में आपने जो काम किया है, तो वो कितने अरसे में आपने इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स और शूट आपने तरतीब दी? कितना टाइम लगा इस चीज को करने? दीमक में लगा तो हमें 2 साल, और ये इससे जल्दी मुकम्मल हो सकता था, पर क्योंकि पहली बार हम वीएफएक्स वगैरह में आ गए थे, तो हमें सही से अंदाजा नहीं हुआ था कि वीएफएक्स और साउंड में कितनी देर लगती है। और मुझे कोई जल्दी नहीं थी फिल्म बाहर रिलीज करने की, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी मेरी सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये हम किसी को शिकायत नहीं देना चाहते कि ये साउंड खराब है, या ये जो आप जिन है ये कार्टून लग रहे हैं। तो इस पर हमने खासतौर पर मेहनत की कि अच्छा लगे, तो फिर आराम से हमने क्वालिटी के साथ 2 साल बाद निकाली। मैं कास्ट पे भी बात करना चाहूंगी। हम फैसल कुरैशी को भी देख रहे हैं, बुशरा आपा को भी देख रहे हैं, समीना माशाल्लाह बड़ी कास्ट भी है, और काफी अच्छे, हम बच्चों को भी बड़ी अच्छी एक्टिंग देखी है। मुझे तो बच्चों को देख के लग रहा था बच्चे कितने बहादुर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं ड्यूरिंग द शूटिंग, कोई इस तरह की चीज रही हो, कुछ वाकई कुछ नजर आया हो? क्योंकि आपने तो खुद काम किया है, देखा है, रिकॉर्डिंग आपकी शूटिंग्स रही है, कुछ ऐसा सिलसिला रहा है? कुछ ऑन ग्राउंड भी हुए हैं, कुछ मेरे साथ कैमरा में भी हुए हैं, बिकॉज मैं कुछ अर्से के लिए यहाँ पे आया था। बाकी मैं रोज़ाना जूम से सेट पे देखता था जब वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती थी। और उस वक्त आई थिंक कनाडा में तो सर्दी का मौसम होता है और घर में हीटर चल रहे होते हैं, मगर जब मैं जूम के ऊपर होता था तो वो हीटर काम नहीं करते थे और घर में एक तरह से ठंड ज़्यादा फैल जाती थी, तो ये बड़ा अजीब सा लगता था। अच्छा, really? हाँ, और यहाँ पे और सेट कुछ इस तरह के सेट पे कभी छत से अजीब आवाजें आ रही हैं। सोनी एक बार भाग के आ गई नीचे कि मुझे छत से आवाजें आ रही हैं, और फिर वो कभी अपने कमरे में रहती नहीं थी, वो नीचे सबके के साथ रहती थी। इस तरह के कुछ वाकये हुए थे, तो फिर हम उनसे कहते थे कि भाई अभी हमें तंग ना करें, हम काम कर रहे हैं। तो फिर ये है कि आई गेस जिन्नात से कुछ पेशेंस हासिल करने का। अच्छा, नहीं, वेरी नाइस। मैं तो खुद मैंने वो देखा तो मैं खुद डर रही थी, मैंने कहा बच्चों ने कैसे एक्टिंग की होगी, बच्चे छोटे वो सुपरस्टार्स हैं भाई, हम सबसे बेहतर वही हैं। इन्होंने जिस तरह से काम किया है और डरे नहीं है, यकीन नहीं आता। बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के सिनेमा के अंदर। अच्छा, नहीं तो वेरी नाइस, ये टैलेंट को भी तो आप भी निकाल के ला रहे हैं। थैंक यू वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये चीज जाननी है, क्योंकि डेफिनेटली आपने जिस तरह से आगाज में कहा था, आपका इस एक सिलसिला रहा है, फिर गम की आपने बात की कि कितना सपोर्ट किया, आपकी एक आपने समझा कि
मेरे मुल्क का एक कर्ज है मुझ पर, मुझे वापस जाना है। बिल्कुल। माशाल्लाह से आपकी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती और कहीं से कहाँ निकल जाते, लेकिन आपने इस चीज को फील किया और मैं समझती हूँ उस जगह पे आपने काम किया जहाँ पे जरूरत भी है और आपने वाकई करके दिखाया भी। Right. तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से मैं आपके उस पुराने जानना चाहूंगी जब आप अपनी हायर स्टडीज के बाहर गए थे, उस वक्त के एक्सपीरियंस को रखते हुए, यू वर क्वाइट यंग और फिर एक मदर जो सिलसिला था जहन में कहीं थी कि मैं हमेशा ये सवाल अपनी हर रियल पाकिस्तानी से भी करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वक्त के साथ, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे आना है, तो क्या इस तरह की भी चीजें रही, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हो, लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं जाएं आप यहीं रह बाहर के तौर पे बाहर के जब मतलब यस, वहाँ पे एक टेस्ला एक कंपनी है जो गाड़ी की चलाती है, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं तो उसी में आई थिंक अगर कोविड ना होता तो उसी में मैं 4 साल की बजाय हमेशा तक उसमें रहता, मगर फिर कोविड आ गई और फिर मामला उसकी वजह से ज़रा आहिस्ता हो गया। तो आई थिंक कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो आपके लिए नए रास्ते खोल देते हैं, और आई थिंक कोविड की वजह से जब मेरा टेस्ला के साथ सिलसिला ख़त्म हुआ तो फिर मेरा रुझान वापस मुल्क की तरफ आया। मैंने चलो अब ये वक्त आ गया है कि अब मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि आप यहाँ पर आए और आप बचपन में अपनी वालदा के साथ आए थे बिल्कुल। और अब आप आए और आप थोड़े से डेफिनेटली थोड़े से इंसान इमोशनल भी हो जाता है, पुरानी यादें। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको याद है, आपने कहा इतनी तो चीज़ें मुझे याद थी, क्या वो यादें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? ज़रूर। अगर आप स्टूडियो की बात करती हैं तो मेरी अम्मी की काफ़ी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे होती थी उनके प्रोग्राम्स की, तो स्कूल के बाद कभी उनको पिक करना होता या शाम में कभी उनको ड्रॉप करना होता, बस गेट तक होता। इस बार आप देखें कि वाक़या कितना तब्दील हो गया है कि मैं उस गेट की बजाय अब अंदर आ गया हूँ, और जब मैं इन कॉरिडोर्स के साथ आपके शो के लिए आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ साथ चल रही है। मैं बड़ा इमोशनल हो गया था कि देखें वो रूहानी तरीके से मेरे साथ हैं, और आई गेस फ़ख्र कर रही होंगी कि मैं किस जगह पे पहुँचा हूँ। नहीं, नो डाउट हम सब आप पे फख्र करते हैं माशाल्लाह से, जो आपका काम है ये चीज़ें। एक सवाल मैंने आपसे यही कहा था कि क्योंकि आप जिस अजीम वालदा के जो बेटे हैं, लोग आप उस तरह भी उनसियत मोहब्बत रखते हैं ना कि आप जो है माशाल्लाह से खुदे साहबजादे रहे हैं, उनके साथ उनकी यादें हर चीज़ में, उनकी शायरी में आप हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह से फिर रही होंगी कि डेफिनेटली कि आपका शायरी की तरफ ध्यान हो या कभी आपका ध्यान गया हो, उस लेगेसी को कैरी करें, तो इस तरह की भी एक्सपेक्टेशंस या चीज़ें आपकी तरफ या प्रेशर भी आया कि नहीं? तो फिर आपने कहा कि नहीं, डेफिनेटली आपकी अपनी सोच है, तो कुछ फेस किया आपने लाइफ में? लेकिन दो तरफा प्रेशर है, एक तो होता है कि आपको शायरी क्यों नहीं आती, आपको करना चाहिए। उसके अलावा मेरी अम्मी ने एक मेरे जाने से पहले एक मेरे रास्ता खोल दिया था कि तुमने बस न्यूरो सर्जन बना और कुछ नहीं बनना। और नहायत हैरत की बात है कि जब उनका इंतकाल हुआ था कार एक्सीडेंट की वजह से, तो उनको उस वक्त एक न्यूरो सर्जन की ही ज़रूरत थी। तो अब इसमें पता नहीं कोई और की वजह है कि उन्होंने क्यों सोचा था कि मैं न्यूरो सर्जन बनूँ, क्या शायद उनको किसी बता दिया था आपकी डेथ के लिए न्यूरो सर्जन का होना ज़रूरी है और नॉट। तो जब मैं उस फील्ड में नहीं गया तो उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने अपनी अम्मी की लेगेसी को छोड़ दिया है, मगर लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि ये जो कंप्यूटर्स है ये भी एक अच्छी फील्ड है, तुम इसमें तवज्जो दो। और ये 1992 की बात है, मतलब उनकी इतनी दूरअंदेशी थी, उनको पता था कि आगे जाके ये जो फील्ड है। जब उनकी वफात हुई थी मैं 14 साल का था, तो जब मैं आई गेस 12 साल का था उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि आगे की फील्ड में कंप्यूटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, तो उन्हें खास साहब ये कहा कि इसकी वो तुम ज़रूर तवज्जो दो, और मैंने दी। अब क्या उसका फ़ायदा हो गया। अच्छा, कुछ यादें याद हैं वादा के साथ, आप कहीं जाते हों कोई मुशायरे में, कोई सिलसिले को रखते हुए? और डेफिनेटली मैंने जो फील किया, क्योंकि जो मैंने अपनी चीज़ों देखती रही हूँ, आपकी वालदा को फॉलो किया है कि और मैं खुद भी मदर भी हूँ, तो मुझे मेरा माशाल्लाह से एक साहबजादा है, तो ऐसी मदर जो होती है ना अपने बच्चों को साथ साथ रखती हैं, मतलब मुझे अगर कोई काम है तो मैं अपने बेटे को साथ रखूंगी। तो इस तरह की कोई आपको याद हो कि नहीं आपकी जो वालदा साथ कहती थी नहीं मेरे बेटे ने, अली ने मेरे साथ ही होना है, तो कोई सिलसिला रहा हो? और नहीं बिल्कुल, देखिए वो इंतहाई मसरूफ़ खातून थी इन द सेंस कि ऑफिस होता था उनका, फिर मुशायरे होते थे, फिर और मीटिंग्स वगैरह होती थी। कोशिश हम ये करते थे कि कम से कम घर का एक खाना तो साथ खाएं। पर मुशायरे के लिए जब वो आउट सेशन जाती थी वो कोशिश करती थी कि हमेशा मुझे साथ रखें। उनका जो निकनेम था मेरे लिए, मैं होता था उनके लिए एक्सेस बैगेज, तो मैं एक्सेस बैगेज की तरह उनके साथ हमेशा जाया करता था। और आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, हम इंडिया गए थे,
और उनको खासतौर पे मेरे खाने के ऊपर हमेशा बहुत फिक्र होती है कि बेटे ने खाना सीख सिखाया नहीं खाया सेम है। हियर। बिल्कुल राइट। तो हम इंडिया गए थे और वहाँ पे जिस होटल में हमें ऑर्गेनाइजर ने ठहराया था वो वेजिटेरियन था। और आपको तो पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सब्जी तो पसंद होती नहीं है, उनको सब कुछ पसंद होती है मगर सब्जी पसंद नहीं होती है। तो फिर मैंने फ़ोन किया उनको कि पता चला उनको कि भाई जो मुराद है वो खाना नहीं खा रहे हैं। वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा भाई कि मैं मुशायरे पे नहीं जाऊंगी जब तक आप इसका होटल चेंज नहीं करेंगी और उसको खाना नहीं लेगा। तो फिर ऑर्गेनाइजर बेचारे भागे भागे गए, होटल चेंज किया ताकि जो नॉन वेजिटेरियन खाना है वो अवेलेबल हो, तब जाके फिर वो उनको तसल्ली हुई, फिर उन्होंने प्रोग्राम आगे बढ़ाया। अच्छा, मुझे देखिए ये तो मदर की, हर मदर की ऐसी फीलिंग्स होती हैं डेफिनेटली। अब वो दुनिया की कुछ भी काम कर लेना, उनके बच्चे कहीं पे भी हों कि खा नहीं खाया है, सोई नहीं है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो फिर बेचैनी रहती हैं। बिल्कुल। और वो मैन की फीलिंग्स जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि वालदा की ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी नसीहत जो आपने हमेशा अपने जहन में रखी हो, और डेफिनेटली आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां आप बता रहे थे, तो उनको भी बताते हो कि लाइफ में इस चीज़ पे आपने इन बातों का ख्याल करना है। आई थिंक वैसे तो उन्होंने एक पूरा स्क्रिप्ट छोड़ दिया इतनी नज़्मों वगैरह में मेरे लिए कि ये करो या वो करो। पर उन्होंने ये इस बात में हमेशा कहा था कि सच बोलो एंड वर्क हार्ड, उसके अलावा कोई रद्द-बदल नहीं है। तो वो वैल्यूज़ मैं पास रखता हूँ, उस पे आगे चलता जाता हूँ। अच्छा, नहीं यही बात है कि आपने जो हॉरर फिल्म है उसमें भी सच ही दिखाया ऑलमोस्ट। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं कोई फिक्शन वाली कोई स्टोरी नहीं उठाई है, मतलब बिल्कुल। इट्स जो लाइफ में हो रहा है मैंने उसी को रखा है। और जब प्रीमियर में लोगों ने देखा था इस फिल्म को और ईद भी लोग देख रहे हैं, उनको मज़ा आया और रिलेट कर सके कि ये हमारे साथ भी होता है। सेम नहीं मगर जो समाजी इसका एस्पेक्ट है वो हमारे साथ भी होता है। तो इससे फिल्म में वज़न आता है कि वाकई असलियत है और लोग इसको समझ सकते हैं। अच्छा, नहीं मुझे एक और चीज़, आप जब बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने कहा आपके राइटर हैं, सच आपने खुद भी रिसर्च की थी अपनी, एक इंसान का अपना भी होमवर्क होता है, वो डेफिनेटली की। तो क्या आपने इस पे भी चीज़ों को बारीकियों से नोट किया कि मैं अच्छा ठीक है, मैं फिल्म मैंने प्रोड्यूस करनी है, कास्ट एवरीथिंग, इस पे भी मुझे काम करने की ज़रूरत है? ऐसे कौन से स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे आपने बड़ा फोकस भी किया होगा कि नहीं ये। अब जो जो जिन्नात होते हैं ना उनके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया बिकॉज हम मूवी को रियलिस्टिक करना चाहते थे। तो हम ये जैसे जो जिन्नात हैं उसके अंदर उनका आग से थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है। तो जब हम वीएफएक्स पे काम कर रहे थे तो मैंने ज़रूर कहा कि इसमें कहीं चिंगारियाँ वगैरह हों ताकि लगे कि भाई ये आग की मखलूक है। तो इस किसी भी चीज़ों पे मैंने बारीकी पे नोट किया कि इससे रियलिज्म निकल आ जाए। अगर अगर उसमें हम आग ना डालते या क्यों डाल देते तो फिर लोग कह सकते नहीं भाई जिन तो आग मखलूक है आपने उसमें क्यों नहीं डाला, ये चीज़ें क्यों डाल दी। तो मैं इस तरह से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। चलिए, बड़ी आपने मजे की स्टार्ट में बात की थी जिस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और आपने कहा था कि आप लोग जब काम कर रहे थे आप उनको कहते थे प्लीज डिस्टर्ब मत करें, यानी आप उनसे कम्युनिकेशन आप लोग की उनसे भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ती है कभी कभी। ओह माय गॉड, तो रही है आपकी। हाँ हाँ। तो मुझे ये बताएं, वो जो आप कहते थे नहीं करो, तो वो भी क्या नहीं करते थे या ठीक हो जाते थे? वो आई थिंक हो जाते ठीक थोड़ी अरसे के लिए, और खासतौर पे रात के वक्त। अब जैसे आपने पूरा दिन सेट पे गुजारा, राइट, आप उनके आई गेस प्रेजेंस में रहे, वो हमारी प्रेजेंस में रहे, और फिर जब हम सोने का टाइम होता था तो कभी कभी लगता है कि सर बहुत भारी हुआ है। अच्छा। और नींद नहीं आ रही है, राइट, थकन की वजह से नहीं, किसी और वजह से। आप एडविल ले लें, टाइवेनॉल ले लें, मगर फिर वो दर्द जा नहीं रहा था। तो कभी कभी हम ये करते थे कि अच्छा भाई मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता मुझे तंग के लिए, अभी चले जाओ, मुझे तंग ना करो। तो उसकी थोड़ी देर बाद फिर सुकून से नींद आ जाती थी। तो ये जो प्रेजेंस है सिर्फ सेट तक महदूद नहीं, उससे बाहर भी कभी कभी अच्छा, घर आ मुझसे जाती वो है। तो बड़े खुश हो गए होंगे कि आपने उन पे फिल्म बनाई है। आई आई होप सो उनको हमने भाई आप खराब तरीके से नहीं दिखाया, मतलब क्योंकि आप देखिए, अब आप भी तो उनको बड़ा रिगार्ड कर रहे हैं ना, इज्जत दे रहे हैं कि आप उन पे फिल्म बना रहे हैं, उनकी चीजों को एक बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल। लोग समझते हैं। आपने कहा ना वो मौजूद हैं, वो इधर ही हैं। मुझे एक और चीज लोकेशन के हवाले से जानी, जो आपकी जो वेन्यू था, जो जगहें थी, आपने वही क्यों उस पे क्यों आपने अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपनी जो आपकी जो शूट थी आपने वहां क्यों रखा है? मतलब कोई आसान जगह लेते, इतना मुश्किल क्यों? वो जो घर था ना, जब हमने उसको पहली बार उसकी स्काउटिंग लोकेशन देखी तो हमें कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ है। मतलब लगा कि यहाँ पे जैसे पहले ही से कोई ऐसी प्रेजेंस थी या कोई चीज़ था जो कि ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो जाएगा और हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि हॉरर मूवी के लिए काफ़ी एलिमेंट्स बिल्कुल बारीक लाइंस के होते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो ख़राब लगता है, कम लगे तो रियलिस्ट नहीं लगता। तो इसमें जो घर का जो एम्बियंस बना था वो बहुत एसेंशियल था, तो इसलिए हमने ये घर चूज़ किया। और जब आपकी कास्ट को पता चला कि जी अली जो है हमें वहां लेके जा रहे हैं,
तो वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर थे, ठीक है हम वी आर ओके विद दैट? उनको शुरू में तो नहीं पता था, फिर जब वहां पे वो आए और फिर उस घर में टेक्निकली रहने लगे, फिर उनको लगा कि ये घर तो जरा बड़ा अजीब सा है, इसमें कुछ है, मतलब ये घर के अंदर कोई जान है। नहीं भाई, अगर बता देते फिर वो हाया करते, मूवी ना ही बनती, फिर क्या हो सकता था। इसमें आपने अपना काम पूरा किया। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ये प्रोड्यूसर का हक है। अब दे आर ओके। ओह तो देखिए ना, इतनी पजीराई मिली फिल्म की तो सब कुछ ओके। ओके अच्छा ये बताएं, कास्ट में मैं जानना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छे नाम है, लेकिन कास्ट को भी आपने ज़हन में देखते हुए रखा कि नहीं मेरे स्क्रिप्ट के लिहाज से ये जो है सोनिया ठीक है और ये है, कोई आपके जहन में इस तरह सा था? तो इसका ये है कि राफी मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया ये रोल कि जो कुछ कास्ट है वो मैं चूज करूंगा और कुछ कास्ट वो चूज करेगा, राफी जो मेरा डायरेक्टर है। अब चूंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तन्हाइयाँ, धूप किनारे वगैरह जो ड्रामे थे पीटीवी के वो देखते आए हूँ, बड़े हुए, तो मैंने सोचा कि उस एरा के कुछ लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो समीना पीरज़ादा वुड बी परफेक्ट, बुशरा अंसारी वाज परफेक्ट, जावेद शेख वुड बी परफेक्ट। तो ये मेरा रोल था कि इनको लेके आओ। और सबसे पहले समीना पीरज़ादा का ये था कि सुना था कि वो नहीं करती थी मूवीज में एक्ट। काफी उन्होंने खुद का अपने इंटरव्यू काफी अरसे से वो स्क्रीन पे भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब हमने उनको स्क्रिप्ट दिखाया तो उनको बहुत पसंद आया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने हाँ कर दी इस चीज़ के अंदर। और फैसल और सोनिया क्योंकि यंगर रोल था, तो और चूंकि राफे यंगर जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर जानता था, तो मैंने कहा कि तुम वो हैंडल कर लो और मैं खुश हो जाऊँ कि मैं अपने जो हीरोज और हीरोइंस हैं उनको फिल्म में ले आऊँ। मैं चाहूँगी कि आज हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली हमारे देखने वालों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? और दीमक जो फिल्म है, मैं दोबारा वंस अगेन आपको मुबारकबाद दूंगी कि इसी तरह प्लीज हमें इस तरह की फिल्म चाहिए लाइफ में तो आप इस तरह का काम करते रहें। दीमक देखने आए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है और इंशाल्लाह पजीराई करेंगे तो और मैं इसके ऊपर काम करना चाहूंगा और कर सकूंगा। अभी हमें विश यू गुड लक। तो हम जो आपने जो वादा कर लिया ना अभी दीमक 2 का हमारे साइड से, उस पर आपने काम रहना। और आपने भी वादा किया कि आप दीमक देखने जाएंगे, तो अगर आप वादा खिलाफी करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं हम जरूर देख जाए। अच्छा हम तो मिस करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज की हमारे सिनेमा में वो रौनक आए, हम बच्चों को लें, अपनी फिल्म दिखाएं, अपना काम दिखाएं, अपनी कास्ट, अपने हीरो हीरोइन दिखाएं, ताकि हमारे बच्चे रिलेट कर सके अपने कल्चर को, ना कि दूसरे के कल्चर को। बिल्कुल नहीं, इसके लिए और डेफिनेटली आप हमारे कल्चर भी प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद अली मुराद साहब और इनकी आप गुफ्तगू सुनी और मुझे तो बेहद अच्छा भी लगा। और ये वो लेगेसी है, डेफिनेटली यही मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों पर सही से इंसान इन्वेस्ट करता है तो वो फिर आगे जाके ना सिर्फ अपने मुल्क लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सबके लिए काम करते हैं। और ये जो साहबजादे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि जो अजीम शायरा है हमारी परवीन शाकिर साहबा, इनकी साहबजादे, अपनी इनकी गुफ्तगू भी सुनी, उनकी बातें भी सुन ली कि वो अभी तक उसी चीज़ों को कैरी किए हैं जो वो बातें, जो यादें जो उनकी वालदा ने उन्हें दी, और इस चीज़ को रखते हुए। और यही मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को बेशक सारी फरमाइशें, सारी चीज़ें पूरी करें, लेकिन उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छी काम, अच्छी चीज़ सिखा दें कि कल जाके अपने मुल्क पाकिस्तान नाम रोशन करें। इसी बात के साथ बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।